अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के अहम मौज़ूआत। कराची में बिलावल के प्रोटोकॉल की वजह से सिविल अस्पताल के रास्ते बंद। प्रोटोकॉल ना टूटा, लियारी के फैसल की 10 माह की बिस्मा का दम टूट गया। NA 154 लोधरा का जिमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। डॉक्टर आसिम 5 जनवरी तक रिमांड पर फिर नैब के हवाले। डॉक्टर आसिम ने गैर कानूनी अराजी वापस करने की पेशकश कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। वफाक की जानिब से रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात के साथ 2 माह की तौसीह पर जवाब की तलाश में साइंस सरकार ने सर जोड़ लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, लेकिन जो बलूचिस्तान से ताज़ा खबर है वो भी नाज़रीन को और आपको हम बताते चलें कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो हैं वो गवर्नर हाउस पहुंचे और इम्कान ये है कि वो इस्तीफ़ा यहाँ पर देंगे मरी अकॉर्ड के मुताबिक जो मामला तय हुए, और फिर कल जो बलूचिस्तान असम्बली का इजलास है वो तलब किया जाए जिसमें कायद ऐवान भी और डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी आज ही खाली हुआ, तो उसका जो इंतखाब है वो अमल में लाया जाएगा। लेकिन इस पर हम तफसील से बाद में बात कर लेते हैं। पहले कराची में जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश है, बिस्मा 10 माह इसकी उम्र और 10 मिनट की दूरी थी अस्पताल से। प्रोटोकॉल था बिलावल भुट्टो जरदारी और साईं कायम अली शाह साहब का। सिविल अस्पताल में उन्होंने पहुंचना था, ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह करना था। इस चक्कर में ये जो वालिद है फैसल लियारी से, ये अपनी बच्ची को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं कर सका। इस मौके पर इस वालिद ने क्या कहा, पहले जरा वो देख लीजिए और फिर मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि जिम्मेदारी किस पर आयद होनी चाहिए। यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था। बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता, तो यहाँ पे आके 10 मिनट के अंदर ही बच्चे का डेथ हो चुका है भाई, 10 महीने का। मैं लियारी से। नाम क्या है भाई? फैसल। उनको तो पता है कि गरीब के बच्चे की तो कोई वैल्यू है नहीं, या गरीब को तो ऐसे ही पैरों में भी आके कुछ ले जाते हैं तो पता नहीं क्या आते हैं, सही है ना। तो मैं इनसे, मुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये इनके मुंह से कोई अच्छी अल्फाज भी निकले। शाम साहब, बहुत अफसोस का इजहार किया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से भी, अवाम उन्नास में भी शदीद गम गुस्सा है आज के इस वाक़े पर। तायुन हो पाएगा कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी इस बिस्मा की मौत की? देखिए, ये वाक़या तो इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि मैं कहूँगा शर्मनाक है। यानी एक प्रोटोकॉल की वजह से एक बच्ची अस्पताल ना पहुंच सके, उसका बाप रोता पीटता रह जाए। अब अलमिया यह है कि अव्वलन तो अस्पताल जाने वाले रास्ते किसी सूरत बंद ही नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर किसी तकरीब का एहतमाम भी करना है, कुछ सिक्योरिटी मसाइल भी हैं, तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो अस्पताल के आने जाने वाले जो है जिससे मुतासर ना हो। ये तो एक बुनियादी बात है। और ऐसा अब ये अस्पताल के रास्ते बंद कर दिए अगर फर्ज करें, तो फिर जो पुलिस अफसर वहां ड्यूटी पर थे उनके अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए, इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि अगर एक वालिद जो है वो अपनी बच्ची को इस इंतहाई बीमारी के आलम में लेकर आता है तो वो उसकी मदद करें, उसको लेकर जाएं। पुलिस अफसर तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ ताउन करते हैं, उनके साथ उनका हाथ बटाते हैं, उनके साथ दस्तगीरी करते हैं और उनके हमदर्द और बहीखा समझे जाते हैं। लोग उनको तवक्को से, उम्मीद से, मोहब्बत से देखते हैं। तो पुलिस जो अफसर थे मुतलका, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बच्ची को खुद लेकर जाते, बच्चे को, उसके वालिद को लेकर जाते और हर कीमत पर उसको इमरजेंसी में पहुंचाते अस्पताल की। लेकिन जो साहब वहां ड्यूटी पर थे उनको ये तौफीक नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ जो एक निजाम बनाया है उसमें इंसानी जान की कोई कदर व कीमत है नहीं। और जब कोई इस तरह का वाकया होता है, हम मीडिया वाले भी उसी दिन तो बड़ा हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं, बयानात जारी करते हैं, कवरेज करते हैं,
अगले दिन कोई और बात हो जाती है, उसको और भूल जाते हैं, मामला ना हमें खटाई में याद पड़ जाता रहता है कि कोई इंक्वायरी हुई, कोई इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, किसी को सजा मिली कि नहीं मिली, और सियासतदान और हुक्मरान बयान देकर उस वक्त लोगों की तसल्ली करते हैं और फिर अगले दिन बात भूल जाते हैं और आई गई हो जाती है और हम किसी नए हादसे का इंतजार करते हैं। शामी साहब, ये अगर आप देखें लियारी- तारीख में झांकें, जी 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 आप कुछ कह रहे थे शामी साहब? तारीख में झांकें तो इस तरह के कई वाकयात पेश आए हैं। बिल्कुल। कहीं तो बच्चा जो है वो जन्म दे दिया उसको रिक्शे में। एक दफा मुझे याद पड़ रहा है, जरदारी साहब कोयटे में थे, जी हाँ। तो एक वो ट्रैफिक बंद थी और एक माँ ने यानी बच्चे की पैदाइश जो है वो हो गई उसकी रिक्शे के अंदर। हाँ फिर जी। मैं खैर एक दफा लाहौर में भी ऐसा वाकया पेश आया था वो उनकी कि डिटेल कुछ यूं है कि सिक्योरिटी जो थी, जी जी, ये 2010 का वाकया शामी साहब, फरवरी 2010 के जब जरदारी साहब सदर थे, कोयटा पहुंचे थे, तो ये रिक्शे में ट्रैफिक जाम हुई थी इसी प्रोटोकॉल की वजह से और उस खातून ने बच्चे को जन्म दिया रिक्शे में। दूसरा, जब आपने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया तो वो जीसी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन में आ रहे थे और यहाँ पर धर्मपुरा की खातून थी तैयबा, उसने भी ऑटो रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया था। और इसके अलावा फिरोजवाला में एक बार पीटीआई के कुछ लोगों ने धरना दिया था, वहां एम्बुलेंस में 15 साल का बच्चा था, वो फंस गया, वो भी जान की बाजी हार गया और किसी ने पूछा नहीं उनसे, लीडरों से नहीं। कोई तौफीक नहीं हुई। और आज तो पीटीआई के लीडर जो हैं लियारी भी पहुंचे हैं, बच्चे के वालिद के घर पे भी पहुंचे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। लेकिन जब उनके धरने की वजह से एक जान निकली थी तो किसी ने कोई यानी आह तक नहीं की। तो देखिए, अब ये हमारे यहाँ ये भी मुसीबत है ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई वाले जो हैं उनको वो वावेला मचाते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो उसके मुखालफिन मैदान में आ जाते हैं। लेकिन चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाता, हंगामा उठाया जाता है, फिर बात वहीं की वहीं छोड़ दी जाती है। अभी आपने देखा नहीं कि ये चिल्ड्रन अस्पताल में लाहौर के बच्चों के साथ क्या हुआ? ये वेंटिलेटर खराब थे, निमोनिया की वजह से 8 बच्चे दम तोड़ गए और खुन्नाक भी यहाँ पर बेकाबू हुआ पड़ा। सरगोदा का वाकया आपको याद, यहाँ पर 80 बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ गए थे सरगोदा में 2014 में। और उसकी कहां गई वो इंक्वायरियां हुई, कहां गई उसकी इंक्वायरी, किसको सजा मिली, किसने जिम्मेदारी उठाई? और तो देखिए, आप देखें हर रोज सड़कों पर मासूम बच्चे कुचले जाते हैं, ट्रकों के नीचे आते हैं, वैगनें कुचल देती हैं। ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं होते वो गाड़ियां चला रहे हैं जाली लाइसेंस बनवा के, और कोई ना सुप्रीम कोर्ट कभी सुओ मोटो लेती है, ना कोई हाई कोर्ट के कानों पे जू रेंगती है, और ना हुक्मरानों में से कोई उनकी बात सुनता है और उनके जख्मों पे मरहम रखता है। शाम साहब, ये हमारी नुमाइंदा है किरण खान साहिबा, वो लियारी में जहां पर घर है फैसल का, जिसकी 10 माह की बच्ची आज जहां भाग हुई, वहां मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, यहां पर तो यकीनन मातम कदे की सूरत हाल होगी, क्या बताती हैं आप? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जामी इस वक्त जो है लियारी गबोल पार्क के साथ ये इनका एक घर है, छोटा सा घर है, और अब से कुछ देर पहले बिस्मा की नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है और अब तदफीन के लिए उसके लेके गए हैं उसकी मैयत को। अगर यहाँ पे कंडीशन आपको बताई जाए, क्योंकि लियारी पहले भी कहा जाता था और पीपल्स पार्टी खुद भी कहती आई है कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन आज जो सिचुएशन हमारे सामने आई और जिस तरह से नारे लगाए गए गो बिलावल गो के, वो आज मैं पहली दफ़ा लियारी में इस किस्म के नारे जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से सुन रही हूँ इस तरह पब्लिकली। अगर हम बात करें यहाँ पर उनके पेरेंट्स की, जो उनके पेरेंट्स से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि उनका क्या कसूर था, उनकी बच्ची बीमार थी, वो उसको लेकर जब हॉस्पिटल के लिए निकले हैं, एक तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था और किसी तरह वो करके पैदल जब अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की तरफ गए तो उनको अंदर आने नहीं दिया गया। और जिस तरह हमने देखा कि एक बाप जो है अपनी बेटी को लेकर भागते हुए इमरजेंसी के पास गया है, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। यूं तो ऐसा महसूस होता है कि एक जान गई है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वाकया और एक ऐसा सानिया है कि अगर इसकी पुष्ट में हम जाएं देखें कि किस वजूहात क्या थी। वजूहात सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जो हमारे हुक्मरान वहाँ पर मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी को वहाँ पर आना था, ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह था और वज़ीर आला सिंध। इसको तकलीफ क्या थी? इसको तकलीफ क्या थी? बच्ची बीमारी क्या थी इसको? जी बिल्कुल, उनकी वालदा से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इसको सांस लेने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। बीमारी का उन्होंने हमें नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा कि इसको सांस लेने में रात से बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। ठीक है,
ये किरण, बहुत शुक्रिया आपका शामिल साहब। ये तो ये बच्ची भी हो के सकता साथ है ना? मसला ये था कि बच्ची को खसरे की शिकायत भी थी और उसकी वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत थी और प्राइवेटली उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब इस बच्ची की हालत बिगड़ी तो उस सूरत में इसके बाप को लेकर जाना पड़ा सिविल अस्पताल में, जब उसकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई थी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर इस पर शामिल साहब मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। 15 मिनट्स क्लॉक के लिए ताउन किया है। यूबीएल का मुकम्मल करंट अकाउंट खुलवाएं और बनाएं सब कुछ मुकम्मल। UBL, where you come first. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लियारी की 10 माह की बिस्मा की, जो वक्त पर अस्पताल ना पहुंच सकी प्रोटोकॉल की वजह से और जान की बाजी बाप के हाथों में ही हार गई। शाम साहब, आज इस मौके पर जब निसार खुड़ो साहब से मीडिया ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए और नाज़रीन भी देखें। मुझे मालूम नहीं है वाकया का, यकीनी तौर पर अगर हुआ है तो हमें अफसोस है, लेकिन हमें हमदर्दी है उस बच्ची के वालिदैन के साथ भी अगर ऐसा हुआ है। प्रोटोकॉल की बात नहीं है, हमने कोई और रास्ता दूसरा कोई ब्लॉक करने के लिए न कहा था न कोई ऐसी बात है, लेकिन अगर हो गया है तो यकीनन हमें हर एक की सिक्योरिटी का भी असर और खबर रखनी चाहिए। यकीनी तौर पर अगर चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो उनका भी कुछ न कुछ प्रोटेक्शन होता है, और हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनके फैमिली पर, जिसकी पार्टी पर अक्सर वो पेशतर सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहे हैं। हमने अगर कुछ सिक्योरिटी रखी तो उसमें भी हमें सबसे ज्यादा अजीज तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं शाम साहब, लेकिन कभी अस्पतालों के रास्ते भी प्रोटोकॉल की वजह से बंद किए गए हैं? देखिए, ये जो निसार कोड़ो साहब ने गैर मोहतात गुफ्तगू की है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी यकीनन अजीज होनी चाहिए, हमें भी अजीज है, उनकी जान भी अजीज है, लेकिन जो बिस्मा है वो भी अपने वालिदैन के लिए वही दर्जा रखती थी जो बिलावल भुट्टो साहब अपने वालिदैन के लिए रखते हैं। तो इसलिए ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मगर हर मामले की तहकीकात की जरूरत जरूर है। अभी आप मुर्तजा सोलंकी साहब कहते हैं कि हालिया बल्दियाती इंतखाब के दौरान जब इमरान खान साहब अपने हल्के में बनीगाला में वोट डालने आए तो 1.5 घंटे तक वहां पोलिंग बंद कर दी गई और ट्रैफिक को बंद रखा गया। उनका ये भी इसका भी कोई नोटिस ले। ये तो अब पुरानी बात हो गई सोलंकी साहब, लेकिन बहरहाल ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जावेद मेहर साहब कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, लेकिन बिस्मा मर गई। बिल्कुल और ठीक हमारे है। मुदस्सर कासमी साहब मुझे अभी मैसेज भेजा है, वो कहते हैं अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। यकीनन पुरसाने हाल नहीं। देखिए, अभी बात यह है कि ये जो दिन रात ये वाकयात होते हैं, इसका कोई कायदा होना चाहिए, इसकी सजा का तरीका होना चाहिए, हुक्मरानों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हम हवा में ना चीजों को छोड़ देना चाहिए। हमारा फर्ज है कि मुसलसल पीछा करें, और हमारी अदालतें, हमारी इंतजामिया, ये लोग ये क्यों नहीं इन चीजों का नोटिस लेते? अभी तो अब करने की बात यह है कि जो सिंध हुकूमत है वो तहकीकात करे इस बात की और देखे कि बच्ची जो है क्या वाकई ट्रैफिक के बंद होने की वजह से उसका इंतकाल हुआ है या पहले ही वो सूरत हाल उसकी खराब हो चुकी थी, यानी लाने में देर कर दी गई थी। एक बात। दूसरी बात ये कि उससे माफी मांगी जाए, उनके घर जाकर उनसे माजरत करे, और तीसरी बात यह कि उसकी दियत अदा करे बच्ची की, जो अल्लाह और उसके रसूल ने जिसका हुक्म दिया है। तो ये कम से कम काम है जो किए जाने चाहिए। और उसके बाद फिर हम सबको गौर करना चाहिए कि ना कोई ट्रैफिक के हादसे में मरे। इस तरीके से रोज दर्जनों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान मरते हैं, अपाहज हो जाते हैं, उनका नोटिस नहीं लेते। अस्पतालों में बच्चे मर जाते हैं, दवाइयां नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और कोई नोटिस नहीं लेता। और हम बस किसी एक वाकया जो है, जब हमें कोई मीडिया वाले हम लोग हैं उस पर जब उसका नोटिस लेते हैं तो बस उसका नोटिस भी वक्ती होता है। हमें भी अपनी रवश बदलनी चाहिए और हुक्मरानों को भी अपनी रवश बदलनी होगी। जबकि इसके बारक शामी साहब, जब 4 माह पहले याद पड़ता है जब लंदन में डेविड कैमरन एक अस्पताल में पहुंचे थे तो उनके साथ हमला भी था, सिक्योरिटी का, कैमरामैन भी थे, उनकी टीम भी थी, जायजा लेने पहुंचे एक अस्पताल में सहूलियात का, तो वहां डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया, एहतजाज किया कि जनाब आपके साथ जो लोग हैं और आपकी वजह से हमें काम में दुश्वारी है, आप यहां से बराए मेहरबानी में तशरीफ ले जाएं। बड़ी खिफत के साथ डेविड कैमरन को वहां से निकलना पड़ा। ओहो, तो आप कहां हमें इंग्लिस्तान की बातें कहां सुना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में? यहां तो सूरत हाल ये है कि हम खुद मीडिया वाले हमारे कैमरे अस्पतालों में घुस जाते हैं,
जख्मी पड़े हुए होते हैं, डॉक्टरों को काम नहीं करने देते, जख्मियों के सामने और बिल्कुल जाम यानी ऐसे लोग जो जान की बाजी हार रहे होते हैं उनके सामने कैमरे और दूतू लेके खड़े हो जाते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं। तो हमने तो हमारे तो सारे ही काम निराले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लोधरा के इंतखाब की, जहां वोटों की गिनती जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। लोधरा के इंतखाब का जिक्र करते हैं, लेकिन शाम साहब उससे पहले हमने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज में कि डॉक्टर मालिक बलोच साहब पहुंचे गवर्नर हाउस में, तो हस्बे तवक्को उन्होंने वहां पे इस्तीफा अपना जमा करा दिया। चलिए, अब सनाउल्लाह जहरी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह कल, उम्मीद तो यही है, क्योंकि इलेक्शन होगा पहले। क्योंकि अब हमारे दस्तूर के मुताबिक तो पहले कायदे ऐवान का इलेक्शन होता है, ठीक है, असेंबली का इजलास होगा, उसमें चुने जाएंगे वो कायदे ऐवान, फिर हलफ उठाएंगे, और मैं स्पीकर जो है वो भी नया मुंतखब होगा, वो भी जान जमाली साहब, आपको मालूम है वो भी मुस्लिम लीग नून का डिसिप्लिन वायलेट कर चुके हैं सेनेट के इंतखाबात में। और फिर ये अब्दुल कुद्दूस बदंजो साहब, ये मुस्लिम लीग काफ के हैं। अब इनके मुस्लिम लीग काफ के 5 लोग हैं, एक वजीर था, एक डिप्टी स्पीकर था। अब जो 3 बाकी रह गए थे उनको कोई दाना दुनका मिलेगा तो ये घर चले जाएंगे, इनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। ठीक है, यानी बारियां बदली जाएंगी, काफ के बारियां बदली जाएंगी। और बहरहाल यही जमहूरियत का हुस्न यही है कि बारियां बदली जाती रहें। बिल्कुल ठीक। और लोधरा में किसकी बारी होगी, इसका जायजा अब लेते हैं शामी साहब। यहां पर 303 पोलिंग स्टेशन थे और अभी तक जो ताज़ा नताइज हैं वो आए हैं तकरीबन 11% के। उसमें जहांगीर तरीन साहब जो है तहरीक इंसाफ के, वो 14,021 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, जबकि खान सिद्दीक बलोच साहब जो है नून लीग के, वो 10,987 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा से दुनिया न्यूज के नुमाइंदा मियां अंजुम, उनसे मजीद आज बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां अंजुम। वालेकुम सलाम जामी साहब। मियां अंजुम, आज दिन भर क्या सूरत हाल रही? क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल शामी साहब, आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए लोधरा में, सुबह से ही जो था जो मामला थे यहाँ पर काफ़ी गर्म रहे। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर अल्फाज के ताबड़तोड़ हमले किए। नून लीग की तरफ से अगर यहाँ की आवाम को खरीदने के इल्जाम लगाए गए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर गुंडे लाने के इल्जाम लगाए गए। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो नून और जनून आमने सामने काफ़ी हद तक यहाँ पर रहे हैं। काफ़ी हाथापाई के वाकयात भी खासे यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन जो तमाम वाकयात थे ये पोलिंग स्टेशन के बाहर रिकॉर्ड किए गए। पोलिंग स्टेशन के जो अंदर की सूरत हाल थी, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, वो फौज के कंट्रोल में थी। वहां कोई ऐसा वाकया देखने को नहीं आया। और अगर बाकी टर्न आउट की बात की जाए तो 45 से 50% यहाँ पर टर्न आउट देखा गया है। आज 2013 के जो जनरल इलेक्शन थे उनसे ज्यादा ही टर्न आउट यहाँ पर देखा गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, अभी जो पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आ रहे हैं, ये शहरी इलाके के हैं या देही इलाकों से भी नताइज आना शुरू हो गए हैं? शामी साहब, यहाँ पर काफी बड़ा हल्का है। शहरी इलाकों के जो नताइज आ रहे हैं उसमें तो तहरीक इंसाफ जो है लीड करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जो दही इलाके हैं वहां से जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर अभी 36 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो 4-5 हजार वोटों से लीड कर रही है। और दोनों के मिक्स अप हैं, यानी कि जो शहरी पोलिंग स्टेशन है और जो देहात के पोलिंग स्टेशन है, दोनों का मिक्स अप का ये रिजल्ट है जो 36 पोलिंग स्टेशन का है। ठीक है मियां, जो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शाम साहब, खालिद मसूद खान साहब ने कटहरे में आज लिखा है कि जो भी नतीजा है 5,000 से ज्यादा लीड नहीं होगी। हाँ ठीक है, चलिए। अब ये तो खालिद मसूद साहब के अंदाजे काफी बेहतर होते हैं, यानी नाप तोल के बात करते हैं वो। देखते हैं कि ये कहां तक बात दुरुस्त साबित होती है। अभी इंतजार करना चाहिए, अभी तो नतीजा जो है मुरतब हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा, आज डॉक्टर आसिम साहब को एहतसाब अदालत में कराची में पेश किया गया, फिर से उन्हें रिमांड पर 5 जनवरी तक नैब के हवाले किया गया है। तो और रेंजर्स का जो मामला था उस पर भी हम बात करते हैं। लियाकत राना साहब हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। आज की कार्रवाई उनसे जान लेते हैं कि आज उन्होंने क्या कहा। जो गैर कानूनी अराजी वापस करने की उन्होंने हामी भरी है, वो क्या मामला था? लियाकत बताइएगा, ये अराजी कौन सी है और क्या कहना था डॉक्टर आसिम का आज जब नैब अदालत में वो पेश हुए? तो
देखें, जब आज डॉक्टर आसिम को नैब कोर्ट में पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर ने एक रिमांड रिपोर्ट पेश की। जमीर अब्बासी हैं नैब के अफसर, जो तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने रिमांड रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि डॉक्टर आसिम ने दौरान तफ्तीश कुछ गैर कानूनी जो जायदाद उनके नाम उन्होंने अलॉट करवाई है, जिनमें क्लिफ्टन के 4 प्लॉट्स का जिक्र किया गया, वो वापस करने पर राजी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो पार्किंग एरिया है उसकी भी डॉक्टर आसिम ने पेशकश की है कि वो इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इस सिलसिले में चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया गया है और तफ्तीश आगे बढ़ रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो 50% ट्रांजैक्शन है जो डॉक्टर आसिम के तवस्सुल से हुई है उसकी पता चला लिया गया, बाकी की तफ्तीश जारी है। इस दौरान डॉक्टर आसिम के जो वकील है आमिर रजा नकवी, उनका कहना था कि डॉक्टर आसिम की जो जहनी हालत है वो दुरुस्त नहीं है, वो इतने दिनों से जेर हिरासत होने की वजह से जो ये चाहते हैं वो बोल देते हैं। तो इनकी जब डॉक्टर आसिम के वकील आर्गुमेंट्स कर रहे थे तो उस वक्त डॉक्टर आसिम ने जज्बाती अंदाज में बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे तफ्तीशी अफसर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, कागजात दिए थे और साइन करने के लिए कहा था, मैंने उन पर साइन कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि मुझे ना तो इलाज की सहूलत दी जाती है, ना कोई मैं बार बार गिर रहा हूं, और दूसरा उनका यह भी कहना था कि जेआईटी जो रिपोर्ट बनी है वो भी गलत है, जिस पर अदालत ने जेआईटी रिपोर्ट तलब की। जब तफ्तीशी अफसर ने उनके वो अराजी के बारे में दोबारा बात की तो डॉक्टर आसिम ने दोबारा कहा कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे लगता है कि मामला अब पिली बार्गेनिंग की तरफ जा रहा है और डॉक्टर आसिम कुछ चीजें जो कोई प्रॉपर्टी जो गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने नाम करवाई या अपने अजीजों के नाम करवाई वो वापस करने के लिए तैयार हैं, जो कि नैब की रिपोर्ट है। और नैब का यह भी कहना है कि मजीद चीजें भी सामने आ रही हैं जो आइंदा समाअत पर अदालत के रूबरू पेश की जाएंगी। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अभी इंतजार करना चाहिए क्या क्योंकि अब देखिए तफ्तीशी अफसर जो हैं अल्टीमेटली वो अपनी बात कहां तक पहुंचाते हैं और फिर डॉक्टर आसिम साहब से क्या चीज वापस होती है, क्या वापस नहीं होती है, उनके वकील किस तरीके से उनका मुकदमा लड़ते हैं। अभी इसमें बहुत से निशेब फराज आने वाले हैं, उनका हमें इंतजार करना चाहिए। और अगर कोई मामला बाहमी रजामंदी से हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, तो रेंजर्स के जो इख्तियारात का मामला था, विफाक ने कल उसमें 60% की तोसी कर दी मुकम्मल इख्तियारात के साथ। अब साइंस सरकार ने भी आज सर जोड़े हुए थे, आज मुशावरती इजलास भी वज़ीर आला सिंध की सराहत में जारी था, जिसमें गौर किया जाता कि इस पर क्या जवाब दिया जाना चाहिए। इस पर शामिल साहब कुछ तफसीली बात हम करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पहले ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि वज़ीर आला सिंध की सदारत में एक इजलास हो रहा है जिसमें जो विफाक ने फैसला किया उस पर हिकमत अमली तय की जा रही है कि सिंध हुकूमत का क्या जवाब होगा। तो अभी जो उस इजलास से हवाले से खबरें आई हैं वो ये हैं कि फिलहाल सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो अदालत में रुजू नहीं करेगी इस मामले पर, और दूसरा वज़ीर आज़म और वज़ारत दाखिला को खत लिखा जाएगा और वज़ीर आज़म से हर मामले पर बातचीत की जाएगी, जो भी अभी विफाक ने फैसला किया रेंजर्स के इख्तियार में तोसी के मामले पर। देखिए ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है और सिंध हुकूमत ने ये अच्छा फैसला किया है। देखिए ये जो वफाक का मौक़िफ़ है और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है, इसमें दोनों के हक में दलाइल दिए जा सकते हैं। और लेकिन अमली तौर पर अगर आप देखें तो इस वक्त जो कराची के हालात हैं और जो अवामी जो ख्वाहिशात हैं उनसे रेंजर्स जो हैं उनसे बड़ी तवक्कुआत है लोगों को। रेंजर्स ने हालात को बहुत इंप्रूव किया है और जो ऑपरेशन शुरू हुआ है कराची में उसमें लोगों को एक सुकून मिला है, वारदातें कम हुई हैं, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, ये सारी वारदातें कम हुई हैं और कराची में एक मईशत का पहिया जो है वो चला है। तो इसलिए सिंध हुकूमत को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो रेंजर्स का ऑपरेशन है, ये रेंजर्स की मौजूदगी है, वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक है और सिंध हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि रेंजर्स को वापस कर दे या ये रेंजर्स को कहे कि वो अपना काम खत्म कर दे। तो इसलिए अब कोई मामला अफाम तफसीम से करना पड़ेगा। ये हमने पहले वफाकी हुकूमत से भी कहा है कि वो सिंध हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसले करे, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दफात हैं, जो 143 का कल हवाला था, फिर 147 है, फिर 148 है, ये इसमें ये लिखा हुआ है हमारे दस्तूर में कि अगर बैरूनी खतरा होगा
या अंदरूनी खतरा होगा किसी भी सूबे को, तो वफाक फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो सिक्योरिटी की और दिफा की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर वफाक पाकिस्तान की है और वफाकी हुकूमत की है। किसी सूबे को अपना दिफा खुद नहीं करना। और यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है कि दुश्मन अंदर घुसा हुआ है हमारे यहाँ और एक जंग की सी कैफियत है। तो अब ऐसी सूरत में वफाक पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और सिंध हुकूमत के भी जायज जो खदशात हैं उनका नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन आप ये बात समझ ली जाए कि पाकिस्तान एक वफाक है, लेकिन पाकिस्तान कोई कन्फेडरेशन नहीं है कि हम ये कहें कि जी मरकज का कोई ताल्लुक नहीं किसी मामले से। पाकिस्तान के अवाम जो है वो किसी सूबे के हों, किसी शहर के हों, वो यरगमाली नहीं है किसी सूबाई हुकूमत के या किसी इलाकाई तंजीम के। लेकिन या किसी सियासी जमात के। एक बड़ा बारीक सा नुक्ता ये भी है ना कि क्या ये जो आप 148 का जिक्र किया, जैसे शिक नंबर 3 का आपने हवाला दिया, उर्दू में ट्रांसलेट आपने कर दिया, मफहूम बता दिया, क्या विफाकी हुकूमत को वो जो इख्तियार है? आप देखें जरा। जी फरमाइएगा पहले आप बताएं। ये जो 3 नंबर इसके शेक है, इसमें लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द फेडरेशन टू प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस and to ensure that the government of every province is carried on its accordance with the provisions of the constitution। लेकिन इसमें पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये वफाक के पास जो इख्तियार है, ये क्या मतलब विदाउट कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो इसको इंप्लीमेंट कर सकता है इस शिक के तहत? देखिए, अगर सूबाई हुकूमत जो है वो रास्ते में खड़ी हो जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? असूली बात तो यही है, अच्छी बात यही है कि मुशावरत से लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और अब ये देखिए, इस वक्त जो कराची के हालात हैं और कोई गैर मामूली हालात हैं और इनमें लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ सबसे तरजीही तौर पर होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ सूबा और वफाक उनके इख्तियारात क्या हैं या नहीं है, आप वफाक पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते सारी सूरत हाल से। और सिंध हुकूमत जो है उसको भी एतमाद में लेना चाहिए, दुरुस्त बात है। लेकिन सिंध हुकूमत ये समझे कि अगर वो रेंजर्स के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार करे, पहली बात तो ये उसे अवाम के जज्बात से हम आहंग होना चाहिए। वगरना टेक्निकली आप जो कुछ भी कहते रहें, अमली सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक कंसेंसस है सोसाइटी में कि रेंजर्स जो है उसको कार्रवाई का मौका मिलना चाहिए, मिलता रहना चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर अमनो अमान कायम कर सके। तो फिर ये चांडियो साहब फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरह के फैसले करके जो सूबाई खुद मुख्तारी है उससे इनहराफ कर रही है? फरतुल्लाह बाबर साहब ये तक कहते हैं कि ये वफाक ने हमला किया है और राजा पुरुष की हाथियों के साथ जो कुछ हुआ था वो वफाक के साथ अब होगा। फरतुल्लाह बाबर साहब को अपनी जुबान पे काबू करना चाहिए, कोई जलती पर तेल नहीं डालना चाहिए और अल्फाज की नशिस्तों पर खास जो है, ये कोई आजाद नहीं हो गए ममालिक, ये सूबे हैं पाकिस्तान के और यहां अगर लोग मरते हैं, उनकी जानें, उनके माल, उनकी इज्जतें, उनकी आबरूएं वो खतरे में हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। हाँ, मुशावरत होनी चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए और वजीर आजम को पेशकदमी करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। कोई एक महाज आराई की जरूरत नहीं है, मुकाबले में सफ आराई की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लहजा है ये भी इंतहाई नामुनासिब लहजा है और फरतुल्लाह बाबर साहब अपने लहजे को कंट्रोल करें। और आप पहले उनका देखिए, इस वक्त तो फरतुल्लाह बाबर साहब का ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से है और वहां तो मुस्लिम पीपल्स पार्टी की दुर्गत बन चुकी, क्या वो चाहते हैं सिंध में भी बन जाए? तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि उनके सूबाई हुकूमत का ख्याल ना रखा जाए, लेकिन बुनियादी बात तो ये तहफ़्फ़ुज़ लोगों का। आप अगर ऐसा तासुर देंगे कि आप बाज लोगों को कानून से बचाना चाहते हैं, बाज को फंसाना चाहते हैं, तो फिर तासुर, फिर अवाम में आपकी पोजीशन खराब होगी। आप अदालत का रास्ता खुला है, फिर अगर आपको एतराज है तो अदालत में जाइए, वहां से इंटरप्रिटेशन करा लीजिए। दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जब कोई कंफ्यूजन होता है, जब कोई झगड़ा होता है, उसे तनाज़े के हल की तरफ लेके जाते हैं, तनाज़े को बढ़ाने के लिए बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने गुफ्तगू की थी कराची में जो आज अफसोसनाक वाकया होता है, उस पर कुछ फीडबैक लोगों के प्रोग्राम खत्म होने वाला है, वो मैं शामिल करना चाहिए। फजल मसूद मुगल साहब कह रहे हैं
कि शैला रजा साहब ये कह रही हैं कि जी ट्रॉमा सेंटर का गेट जो है वो बंद था, जो इमरजेंसी गेट था उस अस्पताल का, सिविल अस्पताल का, वो बंद नहीं था। और यही पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हमें ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन जो बच्ची का जो बाप है वो कहता है मैं तो दोनों रास्तों पे गया हूं, दोनों रास्ते बंद थे। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अभी ये मैंने सुना है कि कमिश्नर कराची जो शोएब सदीकी साहब हैं, भले आदमी हैं, एक अच्छे अफसर हैं, उनको उन्होंने कहा तहकीकात करें, उनकी तहकीकात होनी चाहिए और फिर जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। जानी साहब, आज इस्लामी जमीयत तलबा की का एक सालगिरह भी थी, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करनी कोई? जी हाँ, कर लेते हैं। यौम तासीस है जी आज इस्लामी जमीयत तलबा का, आप ही बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं हुजूर, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। कौन सा मेरा 69वां यौम तासीस है उनका? जी हाँ, जी हाँ, क्या? हाँ जी। तो इस्लामी जमीयत तलबा इस मुल्क की एक बहुत बड़ी तलबा ऑर्गेनाइजेशन है और उसने बड़ी उसकी मुस्बत काम भी बहुत किए हैं। और कुछ जब तालीमी इदारों में सियासत बहुत बड़ी है तो फिर उससे शिकायत भी पैदा हुई लोगों को, उसने तजावुजात भी किए, उसकी यूनियंस बनी है, उन्होंने तजावुजात भी किए हैं लोगों के साथ और दूसरे अपने मुखालिफ तंजीमों के साथ दुरुस्त रवैया भी इख्तियार किया है। तो अभी तो अब ये तंजीम लेकिन अपने तौर पर एक मौजूद है, अपना काम कर रही है। इसको चाहिए कि अपनी गलतियों का एहसास करे और इसको दावती तरीके से अपने काम को आगे फैलाए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स यूनियंस पर तो पाबंदी है, अभी तक तो कहीं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में यूनियंस नहीं बन पाई, तो इसलिए इस जमीयत को जरा दुश्वारी पेश आती है। लेकिन बहरहाल एक ये ऐसी तंजीम है जो इसके ख्याल, जिसके मकासद जो हैं वो भी नेक हैं, जिसके अंदर एक लोग प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, कमिटमेंट रखने वाले इस्लाम से लोग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, तो उनमें जज्बा जो है, उनका जज्बा जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए अपने आप को, और अब तजावुजात जो है उनसे गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाम साहब जिनको शिकायत है इस तंजीम से उनको तो फिर बेहद शिकायत है। ठीक है जी, इजाजत देते हैं नाजरीन से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।